इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर जो आज हम लोग करने वाले हैं। आज का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंपल एप्लीकेशंस। क्या है चैप्टर का नाम सर? सिंपल एप्लीकेशंस। बहुत सिंपल चैप्टर है, एज द वर्ड है, चैप्टर का नाम पे ही लिख दिया लोग, सिंपल चैप्टर एकदम। सिंपल एप्लीकेशन। तो अपना बेसिक लेवल पे अगर अपन आज का टारगेट का बात करें, बेसिक लेवल पे टुडेस टारगेट इज टू कंप्लीट सिंपल एप्लीकेशन ऑन द फर्स्ट प्लेस। एंड सेकेंडली अपना टारगेट रहेगा कि अपन जो मार्केट्स का पोर्शन याद है जो हमने शुरू किया था while we were doing what रेवेन्यू, उसको भी एटलीस्ट अपन खत्म कर दें। लेट्स सी उसके बाद में अगर कि क्या अपना प्रोग्रेस था उसके हिसाब से बाकी चीजें डिसाइड करेंगे अपन, राइट। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंपल एप्लीकेशन। से सिंपल एप्लीकेशंस में आखिरकार है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको कि सिंपल एप्लीकेशन में आखिरकार है क्या। फिर आज हम लोग टेस्ट की भी बात करेंगे कि भैया बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ, मेरे को पता है। हेमंत कल हमको बोल दिया कि भैया बहुत दिन हो गए टेस्ट नहीं लिया, आप क्या बात हो गया, नाराज नाराज हो गए क्या? इसलिए मैं बोला कि नहीं हिम्मत, ऐसा क्या बात हो गया, लेना ही पड़ेगा फिर तो। चैप्टर का नाम क्या देखो तो एक बार के लिए, चैप्टर का नाम क्या है भाई? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। ठीक है, चैप्टर दिखने में तो बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। ठीक है, जो कि एक फंडामेंटल रूल के बारे में बताएगा आप लोगों को, जिसको मैं पहले डिस्कस करूंगा। यही सेम फंडामेंटल रूल विल बी एप्लीकेबल टू द चैप्टर ऑफ मार्केट्स ऑल्सो। मतलब जो चीज अभी मैं आपको कराने वाला हूं वही सेम टॉपिक जो है आपका विल बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ व्हाट मार्केट्स ऑल्सो। मतलब बेसिकली ये वाला टॉपिक खत्म करने के बाद में आप समझ लो कि आपका मार्केट्स भी मोटा मोटी हो जाएगा। इट्स लाइक कि मैं सिर्फ रिकॉल कराऊंगा आप लोगों को मार्केट्स चैप्टर को। ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द चैप्टर, समझिएगा। पहले मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। सर इसमें देखो, सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि क्या आप सभी को, आप मुझे बताइए, क्या डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बनाना आता है? तो बताइए, क्या सबको डिमांड कर्व सप्लाई कर्व बनाना आता है या नहीं आता है? डिमांड कर्व इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सर अपवर्ड स्लोपिंग क्यों? बिकॉज वहां पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कोई भी सप्लायर जो होता है, कोई भी सेलर जो होता है, वो क्या चाहेगा हमेशा कि हमको ज्यादा दाम मिले या कम दाम मिले, ज्यादा दाम मिले। और डिमांड करने वाला जैसे कि हम लोग जो कंज्यूमर्स है, वो लोग क्या चाहेंगे कि हमें सामान सस्ता मिले या महंगा मिले, सस्ता मिले। इसीलिए डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। परफेक्ट। हम लोग ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मुझे बताइए कौन से चैप्टर में पढ़ा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? बताइए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो हम लोग ने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है हमने। चैप्टर नंबर 2 में हमने दो अप्रोच पढ़ा था, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के तहत हमने देखा था जब जब कार्डिनल अप्रोच में नंबर्स वगैरह ठीक है, इक्विलिब्रियम कब अटेन करते था अपन? mu x इज इक्वल टू p ऑफ x, यानी जितना सेटिस्फैक्शन मिला है उतना का ही अगर अपने प्राइस पे किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। और इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच क्या था बताइए मुझे? ऑर्डिनल अप्रोच में जब वो क्या था, टेंजेंट, वेरी गुड। जब आपका टेंजेंट रहता है उस पॉइंट में अपन क्या बोलते हैं, जब इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आप मुझे बताइए कैसे अटेन होता है? जब जोर से बोल रहा, क्या? एम आर इक्वल टू एम सी एंड MC curve cuts the MR curve from below. How difficult is to speak this much? तुम्हारा आवाज इतना कम तो है नहीं जो घुसू घुसू के तरीके से बोल रहा है। ठीक है, when MR equal to MC and MC curve cuts the MR from below, that means MC curve will increase after the point of intersection। उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? एज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सही बात या गलत बात मुझे बताइए। तो हम लोग ना सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं अचानक से, आप इक्विलिब्रियम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज पूरे के पूरे सिलेबस में विल हैव थ्री इंस्टेंसेस, विल हैव थ्री इंस्टेंसेस। 11th के सिलेबस में विल हैव थ्री इंस्टेंसेस जहां पे अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच करेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, एक मार्केट के हिसाब से भी हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेंगे अभी। ठीक है, उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कॉमन सेंस का बात बताओ मुझे, आप लोग किसको किसको हल्का हल्का शेयर मार्केट के बारे में पता है? बेसिक्स कि कैसे शेयर मार्केट क्या होता है, मतलब बेसिक्स पता सबको। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम प्रॉपर आपको एकदम इन डेप्थ आइडिया है, बट आप मुझे बताइए कि आप लोगों को बेसिक पता है क्या होता है शेयर मार्केट?
क्या होता है शेयर मार्केट में, देयर इज अ पर्टिकुलर शेयर जिसका प्राइस अपन डिटरमाइन करता है। वो प्राइस को कैसे डिटरमाइन करता है? एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि सर सोचिए मनी कंट्रोल में मैं अगर गया और मैंने कोई भी शेयर के बारे में बात की, जैसे किसके बारे में, एसबीआई के बारे में, लो हमारा बात हम सुन लेगा। ठीक है, जैसे ये देखो क्या रेट आ रहा है, 642.05, और पिछला जो ट्रेडिंग पीरियड था उसमें बोल रहा है कि 9.35 रुपीज कम हो गए, यानी कि 1.44% कम हो गए। आप मुझे बताइए ये 642.05 जो प्राइस दिख रहा है, ये आपको स्टेट, अगर मुझे आज स्टेट बैंक का एक शेयर खरीदना है तो मुझे अभी कितना रुपया देना पड़ेगा? 642.05। क्या ये 642.05 ऊपर नीचे होता रहता है क्या? क्यों होता है ये मुझे बता दो, ये कैसे चेंज होता है? हाँ, मार्केट के हिसाब से। व्हाट इज मार्केट के हिसाब से? सर जब कोई अपना शेयर बेचता है और कोई डिमांड करता है उसको। करेक्ट, वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। ठीक है, बहुत अच्छा बोला है, एकदम एब्सोल्युटली एकदम नॉर्मल बात बोला है कि भैया इट ऑल डिपेंड्स कि भैया कितना में हम लोग खरीदने वाला है, कितना में हम लोग बेचने वाला। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए। यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को, रील्स पे देखता हूँ। ठीक है भाई, ये कट ही नहीं होता है। ये कौन है डीजे हीरेन, हमको नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं दिखा रहा है। जनरली जो आपका जैसे डीमैट अकाउंट है ना, डीमैट अकाउंट में जब आप देखते हो ना, तो डीमैट अकाउंट में यू कैन अंडरस्टैंड कि सर उसमें ना बाई एंड सेल, इफ आई कैन शो यू। अच्छा फोन हिल रहा है। बाई एंड सेल जो है आपका, वो आप देख सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग, इसको बिड एंड आस्क भी बोलता है, इफ यू हैव हर्ड एवरी टाइम। बिड मतलब बाई रेट, बिड मतलब क्या होता है, बाई रेट, एंड आस्क मतलब सेल रेट। बिड मतलब क्या होता है, बाई रेट, आस्क मतलब सेल रेट। हम बिड करते हैं अगर हमें खरीदना है, और कोई आस्क करता है, नहीं सेल करता है जिसको बेचना है। तो एसबीआई अगर मुझे खरीदना है 642.05 में, देयर हैज टू बी सर्टेन सेलर और नॉट, मुझे बताइए एक बार के लिए। देयर हैज टू बी सम सेलर, राइट? कोई ना कोई सेलर तो होना पड़ेगा जो कि बेचने वाला हो। यानी कि आप मुझे बताइए, मैं क्या हूं, बायर हूं। बायर हमेशा क्या चाहता है, दाम ज्यादा मिले या कम मिले? कम मिले। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आई वुड हैव शोन यू अभी, ठीक है, मैं दिखाऊंगा, अगर मैं लॉगिन करके दिखा सकता हूँ आपको तो दिखा दूंगा। इतना ऐड आता है क्या इसमें? मेकअप लगाता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, आज डे कौन सा है रे? हाँ, मार्केट बंद है, नहीं तो दिखाता लाइव आप लोगों को। 642.05 है ना, मुझे मंडे को या कभी ट्यूसडे को, जब भी कभी जब नेक्स्ट अपना हो तो मुझे बताना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, बट आपको जल्द, आपका स्कूल कब खोल रहा है? भाई तो गजब है यार। चल तेरे को देख ही लेता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको अगर फर्स्ट हाफ में अगर आपका नहीं है किसी दिन, तो मेरे को बताना, तब मैं आपको दिखा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखा पाऊंगा पोस्ट 9:15 AM। ठीक है, तब मजा आएगा। उसमें क्या होता है कंटिन्यूअसली, जैसे ये तो क्या ना एकदम स्टेबल दिख रहा है आपको, जो वो जैसे कोई जो आपका इंटरमीडियरी ब्रोकर ऐप होता है ना, उसमें तो कंटिन्यूअसली तब तक चेंज होता रहता है, एकदम मिनी सेकंड्स में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं को अगर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ना ट्रेड करके दिखाऊंगा, चलो एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, लेट मी सी, अगर खुलता है तो देखता रुको। नहीं, मेरे पास ओटीपी चाहिए होगा, रुको मैं नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे जब भी आपको मिलूंगा तब आपको दिखा दूंगा, तब मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा आपको। तो क्या होता है, 642.05 मुझे मार्केट रेट दिख रहा है अभी, आई विल वांट कि मैं 640 में परचेज करूं, करेक्ट? तो मैंने अपना ना बिड रेट डाल सकता हूं मैं उसमें, कि आई वांट टू परचेज एसबीआई के 5 शेयर्स फॉर 640 रुपीज। परफेक्ट। ठीक है, अब 640 में कोई सेलर भी अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर 640 में कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि हम लोग का क्या हो गया, आपस में डील हो गया। ठीक है, एकदम आपको बताता हूं, एकदम कॉमन सेंस मार्केट है ये, अपना ना खून के अंदर है। ठीक है, स्पेशली लड़कियों के अंदर तो अलग से लेवल पे खून पे है। आप शॉपिंग करने जाते हो, कोई दुकान ऐसा होता है जिसमें फिक्स रेट होता है, तो उसमें तो बात ही खत्म हो गया, पैसा खत्म, जो देना है देना है। और फैंसी वैंसी जब आप जाते हो तो आप फिक्स रेट में देते हो, क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो, जो भी प्राइस उसने बोला अपना माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखते हो कि इतना तो देना ही नहीं है। फिर वो आपस में वो लोग नोकझोंक करता है, हिसाब हिसाब करते रहता है कि नहीं इतना नहीं होता, पोसाता नहीं है, आप समझते नहीं हो, मार्जिन नहीं है, ये नहीं है, पूरा का पूरा रामकथा होता है, पूरा डिस्कशन। ठीक है, वो कैलकुलेटर मारता है, आप भी कैलकुलेटर मारते हो। ठीक है, फिर आप जाने का नाटक करते हो, धीरे धीरे स्लो मोशन में जाते, देखा ना आपने? अच्छा, सेलर को भी पता है ये बात कि तुम जाएगा तो है नहीं, तुमको पसंद तो आ गया है। ठीक है, ठीक है, फिर आपको अगर नहीं बेचने का मन है तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे जाने की कोशिश करते कि पीछे से तुमको बुला ले, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे तरह। ठीक है, तो फिर आप धीरे धीरे जाते हो, फिर दुकान वाला बोलता है कि नहीं सुनो, आपके लिए रेट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप फर्स्ट टाइम ही दुकान जा रहे हो, ठीक है, खरीदने के लिए। तो उस तरीके से एक डील हो जाता है, ना तेरा
ना मेरा, एक्चुअली मेरा, ठीक है, क्योंकि सेलर कभी घाटा में तो खाएगा नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए, जैसे एग्जांपल 640 मैंने रेट डाला एंड द सेलर इज रेडी टू सेल एट 641, तो इधर आई हैव टू पुट अ बिड ऑफ 641 और द सेलर हैज टू रिड्यूस इट टू 640, समथिंग और द अदर विल हैपन, राइट, एंड डील क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर ये कैसे होगा? 640 जो 640 टू 640 कब होगा? जब बहुत सारा सेलर्स आर रेडी टू सेल एट 640 एंड नॉट ऑफ बायर्स आर सेइंग कि नहीं हम तो खरीदेंगे तो 640 में खरीदेंगे। प्रेशर के ऊपर है, प्रेशर। जब डिमांड प्रेशर ज्यादा होगा तो प्राइस क्या होगा? डिमांड प्रेशर अगर ज्यादा होगा, डिमांड अगर ज्यादा पुश कर रहा है तो दाम बढ़ेगा ना। अरे तुम भी बोल रहे हो हमको भी खरीदना, तुम बोल रहे हो हमको भी खरीदना, तुम भी बोल रहे हो हमको खरीदना है, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा? प्राइस बढ़ा दूंगा। और लोग बाग नहीं है, बेचने की कोशिश कर रहा है भाई, ये तो गया। ठीक है ना, पेटीएम में बोलता, पेटीएम का स्टेक स्टॉक लेगा लेगा, ऋषि बोलता नहीं लेगा, तुम लेगा नहीं लेगा नहीं लेगा, प्राइस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? तो दिस इज हाउ द मार्केट ऑपरेट्स। तो ये कैसे हो रहा है? डिमांड कब सप्लाई करके हो? अरे सब्जी बाजार इसी तरीके से ऑपरेट करता है ना। आप एक प्राइस बोलते हो, वो एक प्राइस बोलता है, अल्टीमेटली दे नेगोशिएट एंड कम इनटू अ मार्केट प्राइस, राइट। इसी तरीके से मार्केट प्राइस हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब इस मार्केट प्राइस को अटेन करने का क्या ये बेस्ट प्राइस है क्या? मुझे बताइए, कोई बेस्ट प्राइस बोल के क्या 640 इज द बेस्ट प्राइस और व्हाट? नहीं। इज इट द हाईएस्ट प्राइस? नो। इज इट द सेलर्स फेवरेट प्राइस? नो। इज इट द बायर्स फेवरेट प्राइस? नो। बट वी आर पुटिंग इट इन सच अ पोजीशन कि भैया ना बायर कुछ बोल सकता है ना सेलर अब कुछ बोल सकता है। आप मुझे बताइए, आई विल गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। देयर इज वन इंस्टेंस जहां पे आप किसी सेलर के पास से सामान खरीदने के लिए गए और उसने उससे आपने पूरा का पूरा दरमोलाई किया, दरमोलाई मतलब बार्गेनिंग किया, दबदबा के एकदम, ठीक है। आप उसने आपने लास्ट 3 रुपए बचा के भी ऐसा अचीवमेंट दिखाया लाइफ में कि भाई मैंने कुछ लाइफ में कुछ किया है। ये अगर हम नहीं होता तो ये 3 रुपए नहीं बचा पाता, उसमें तो बहुत खुशी होता पेमेंट करने के टाइम। ठीक है। सेकंड इंस्टेंस मैं बताता हूँ आपको, आपने बोला, आपको किसी ने प्राइस बोला, चल एक बार रेशन को प्राइस बता एक बार के लिए, ये एक टी शर्ट है, प्राइस बता। कोई भी नॉर्मल कॉलर वाला टी शर्ट मान लो, कोई भी नॉर्मल टी शर्ट मान लो, 1000 रुपए का। रिचा कितना तुम बोलेगा? ठीक है, एक दूसरा कस्टमर का बात करता। ठीक है, हजार आधे ही कर दिया बेसन की। ठीक है, तू बता। 700 बोल दिया इसने और तूने बोल दिया हाँ। ठीक है ले लीजिए, तुरंत हाँ बोल दिया इसने, ले लीजिए, कोई बात। तो आप मन में ऐसा नहीं होता है? तब बोला था ज्यादा दे दिया यार, बट अब कुछ करना पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिकॉज यू बोथ आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस पॉइंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस और द मार्केट प्राइस। समझ में आया आपको? और ये कैसे निकाला हमने? डिमांड एंड सप्लाई से। क्लियर है बिल्कुल आता? तो थर्ड फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि रहेगा विद द हेल्प ऑफ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व। यहाँ पर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे क्या आएगा? डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कर्व कैसा है भैया? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जिस पॉइंट में दोनों का मिलाप हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सही बात की बात, इससे हम लोग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे कि भैया इतना, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जनरली हमारा कंसर्न इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि जो 641 का बात किए थे हम लोग स्टेट बैंक का, वो कहाँ आएगा? इस पॉइंट में जो ईपी लिखा है मैंने, वो क्या होगा अभी? 640। समझ में आया आपको? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे बायर एंड सेलर एग्री कर रहे हैं कि चले डील कर लेते हैं 640 रुपया में। समझ में आया आपको? तो दिस इज नथिंग बट आर एसबीआई का एग्जांपल विच इज हाउ मच? 640। गेटिंग इट? ठीक है, तो सर ईक्यू क्या आता है? अरे मेरे पास 10 क्वालिटी बेचने के लिए है, आपको 5 खरीदना है, फाइनली वी रीच एट अ कंक्लूजन कि 7 पीस बेचता है एट 640। तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आया? तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर मार्केट प्राइस या फिर हम लोग इसको एक्सचेंज प्राइस भी बोल सकते हैं। गेटिंग इट? समझ में आया? तो देर आर, आप जब रिवाइज करोगे ना दिमाग में, तो जब आप रिवाइज करोगे तो दिमाग में इस तरीके से रिवाइज करो, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस आएगा एग्जाम में आपका, तो पूरा सिलेबस को कैसे करोगे सर? इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ था आपका दिमाग में रखो। अगर कोई बच्चा समझदार है वो माइक्रो को रूल कर सकता है अभी के टाइम में। बता तो कैसे? इक्विलिब्रियम एक जगह कर लिया आपने कि भैया इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, ये वाला एक अप्रोच, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम सारा का सारा सवाल एक जगह आ गया आपका। पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ना कोई एग्जाम में तो इक्विलिब्रियम आएगा, पूरा एक क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा। राइट बात?
सारा मार्जिनल्स एवरेज टोटल्स को एक जगह कर दिया आपने, कहीं ना कोई सवाल में तो आएगा। एंड मोस्ट लाइकली द एग्जाम क्वेश्चन विच कम्स विद दिस टोटल एवरेज एंड मार्जिनल इज आइदर प्रोडक्शन चैप्टर और कॉस्ट चैप्टर। ये आप लोग अंडरस्टूड है, बिकॉज वो टेबल बना के सवाल पूछता है, तो एक टेबल वाला सवाल तो आना ही आना है। आप पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हो देख के, अगर आप थोड़ा समझदारी को बैठ के अगर आप एनालाइज करोगे ना, समझ में आ जाएगा। नाउ थर्ड केस क्या करोगे, चार्ट्स। ठीक है, अब लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ चार्ट्स, बट एक्चुअली में देखा जाए तो देयर आर वेरी सिंपल चार्ट्स, क्योंकि कई सारे चार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स है। टीपीटीयू रिलेटेड है, टीपीटीयू रिलेटेड है, तो टीआर भी रिलेटेड इन द केस ऑफ जनरल रिलेशनशिप, क्योंकि सेम चार्ट्स है ना। और टीपी प्रोडक्शन से आप कॉस्ट का चार्ट आराम से बना सकते हो, उसमें मात्र एक ही चार्ट है जो यूनिक है, वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया सर? और यूनिक चार्ट क्या है, इनडिफरेंस कर्व, क्योंकि वो एक लौता चार्ट है जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। फिर कन्वेक्स से दूसरा कर लो कनकेव, वो कौन सा चार्ट है, पीपीसी। क्या ये तीनों दोनों चार्ट जो है पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों चार्ट्स का दूसरे शेप भी ले सकता है, यस। एमआरएस, तो आप लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी बजट लाइन के केस में, ये तीनों एक साथ बना सकते हो। जितना कंबल्ड आप करोगे, आप लोग बनाने की कोशिश करो। अभी 2-3 दिन जो छुट्टी मिलेगा आप लोगों को, मेरा आपसे सिर्फ एक ही टास्क रहेगा कि आप लोग जो पिक्चरिंग कॉन्सेप्ट है मैं लिख के दे दूंगा आपको, आप उसको एक एक जगह में नोट्स बना के आओगे खाली, ताकि जब आप लोग मार्च के टाइम में, फरवरी के टाइम में रिवाइज करोगे ना चैप्टर के लिए, तो इट विल बिकम अ स्मूथ वॉक फॉर यू ऑल, कि लगेगा कि यार माइक्रो में तो कुछ है ही नहीं यार पढ़ने के लिए मेरे पास। समझ में आया आपको? देखो आगे जाके आपको मुझे बताइए एक बार के लिए, आपको रियलिटी में बताओ, आप लोगों को सिर्फ 12वीं को अच्छा पास करना है, कोई बड़ा एग्जाम्स देना है आप लोग को आगे जाके? दे रहा है क्या बड़ा एग्जाम्स? जब 300 पन्ना का किताब आएगा, तो आप मुझे बताइए, डू यू एक्सपेक्ट कि आप रोज 300 पन्ना पढ़ोगे बैठ के, या यू हैव टू बी स्मार्ट? बताइए मुझे। यू हैव टू बी स्मार्ट, राइट? स्मार्ट इन एनालाइजिंग द एंटायर थिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इफ यू वांट टू सी, आई थिंक आई हैव इट इन हियर, लेट मी सी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा। यूनिट नंबर 4 में भी मिल जाएगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, ये इतना ज्यादा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि फटाफट बनाया था मैंने। जैसे ये आपका प्रॉपर थ्योरी मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके बाद में मैंने क्या किया, इजी करने के लिए मैंने क्या किया, देखो तो, वही जो पीछे लिखा हुआ है ना, लोगों ने अब उसको पढ़ना बंद कर दिया है। लोगों ने क्या किया, ये वीडियो में डाला हुआ है, देख लीजिएगा एक बार के लिए। लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा है, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, लिख लिख के लिख लिया, सब कुछ नोट्स बना लिए बैठ के। सब लोग देखो, अब देखो सारा का सारा टॉपिक्स क्या है, सबके टॉप टॉपिक्स क्या बनाए हुए हैं, चार्ट में बनाए हुए हैं। इससे आपके लिए इजी हो रहा है नहीं हो रहा पढ़ने में, मुझे बताइए। एक तो आपका हाथ से लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा, तो ये पूरा कंटेंट को अगर मैं बोलूं आप यहां से पढ़ो बैठ के, और मैं आपको बोलूं यहां से पढ़ो, कौन सा इजी रहेगा आपके लिए? एंड ये आपको बताता, राइट ऑफ रीसेल इज अ 6 मार्क क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम व्हिच इज बीन समराइज्ड। आपको बताता राइट ऑफ रीसेल कैसे है, बताता देखो। हाँ, ये राइट ऑफ रीसेल शुरू होता है सेक्शन नंबर 54 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 54 में क्या बता, क्या लिखा हुआ देखो तो, व्हेन द गुड्स आर, क्या लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, और पेरिशेबल नेचर, जहां इंटेंशन क्लियर कर दिया, रिकवर द डैमेज। ये देखो, ये दोनों पॉइंट ना रिपीट होता है बाद में वापस से। नीचे का जो पॉइंट है ना, रिटेन द प्रॉफिट एंड डिफरेंस, ये आगे जगह रिपीट होता है, फिर वापस लिखा हुआ पीछे में, जब उसने लीन एक्सरसाइज कर दिया तब भी वो राइट टू रीसेल कर सकता है। फिर लिखा हुआ जब रिजर्व कर दिया तब भी रीसेल कर सकता है। मल्टीपल टाइम्स वही पॉइंट लिखा हुआ है, तो उससे बेटर आप एक चैट में कर लो ना, कि मैंने दोनों कर दिया, कि भैया नोटिस दिया है या नहीं दिया है। नोटिस दिया है तो ये सब एक्शन होगा, नहीं दिया है तो ये एक्शन होगा, और उसका एक्सेप्शन क्या है। समझ में आया आपको? तो मैंने 3 पेज को एक पेज में बना लिया, और एग्जाम में अगर आपने 6 मार्क का सवाल में ये लिखा, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस है। गेटिंग इट? तो यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट व्हेन यू स्टडी। जितना छोटा कर लोगे कॉन्सेप्ट को, जितना अच्छा और फ्लफी कर लोगे उसको, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हेमंत ने शायद कुछ चैप्टर को समरी बनाया भी था जितना मुझे याद है। ठीक है, तो उसी को एक्सपैंड कर दो, एलाबोरेट कर लो अपना। गेटिंग इट? समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, आप लोग फिर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ पाओगे। ये सब टेक्निक्स बाद में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 11th 12th में कोई दरकार नहीं है। अगर आप किताब से भी पढ़ के एग्जाम दे दोगे तो इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते हो। आप पूरा का पूरा 11th 12th का सिलेबस को रट सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, इफ यू वांट टू, बिकॉज इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या ही हो जाए, कितना पढ़ना है, 200 पन्ना, 180 पन्ना समराइज अगर मैं बोलूँ, तो 180 पन्ना के अंदर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो 180 पन्ना याद करना मुश्किल है क्या 12 महीने के अंदर, बताइए? वेरी डिफिकल्ट। एनीबडी who's a little that serious can do it, but the point is कि तुमको वो गधा मजदूरी करना है और पढ़ना है, या तुमको स्मार्टली करना है एंड तुमको अच्छा मार्क्स लेके आना है, वो तुमको डिसाइड करना है। जितना स्मार्टली करोगे उतना अच्छा रहेगा, याद भी बहुत दिन तक रहेगा आप लोग को। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? A lot of the students I think will have, this is the perfect time to talk, कि आप लोग को बीएसटी वगैरह में दिक्कत होता है मेरे हिसाब से, तो उसका एक ही तरीका है कि आप लोग छोटे छोटे समरी बना लो, छोटे छोटे जैसे पॉइंट्स बना लिए आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स को याद करो, पर हेडिंग्स को याद कर सकते हो, पहला पॉइंट तो। ठीक है, हेडिंग्स को याद कर लो, अंदर में जो कंटेंट है ना,
उसके कुछ एक लाइन या 1.5 लाइन कुछ इंपॉर्टेंट होगा बस, मतलब एक दो फ्रेजेस, लाइन भी नहीं, एक दो फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होगा। आपको बस उसके आगे पीछे इंग्लिश लगाना है अच्छा, और उस फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? दिस कैन अप्लाई फॉर योर सब्जेक्ट्स आल्सो। मैं आपको मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट दैट मींस ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ, यू ट्राई टू डू इट इन द फाइनल एग्जाम्स, और देखना आपका मार्क्स इंप्रूव होता है या नहीं होता है। ठीक है, टेक्निक बड़ा सिंपल है। जब भी आपको कोई थ्योरी सवाल आता है, इफ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन या 6 मार्क क्वेश्चन, तो पहले उसका डेफिनेशन लिख दो। 6 मार्क का क्वेश्चन में डेफिनेशन लिख दो, 1 से 2 लाइन का डेफिनेशन होगा, आ जाएगा याद। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख दिया, फिर कुछ पॉइंट्स होंगे, अगर समय मिलता है तो पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन सीए में भी वर्क करता है, तो मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि एग्जांपल सोचो, फीचर्स ऑफ से ऑफ अ कंपनी। ठीक है, से 5 फीचर्स है। इस तरीके से आप लोग टेबल बना के बना सकते हो। इसमें पेंसिल स्केल लेने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास में, फटाफट बनाना पड़ेगा तुमको। इस तरीके से बना लिया, फिर तुमने लिखा नीचे में की फीचर्स। आधा लोग को तो ध्यान यहीं चला के खत्म हो जाएगा कि यार ये तो बढ़िया बना है, फीचर्स में टिक मारो खत्म कर लो। फिर कुछ कुछ टीचर्स लोग होते हैं ना, आगे भी चेक करते हो, चलो तो क्या लिखा हुआ है। तुमने ये बना लिया फटाफट, देखो तुमने ना, दिस इज वेरी वेरी एप्लीकेबल एंड हेल्पफुल व्हेन यू आर अ सेवा स्टूडेंट आल्सो, बिकॉज़ अगर सेवा स्टूडेंट में यू नीड क्वालिटी आल्सो एंड यू नीड द फिलिंगनेस आल्सो, कि पूरा पेपर भरना चाहिए। तुम कट्टी लिख के रखेगा, उससे बेटर क्या है, तुम ऐसा लिखो प्रेजेंटेशन की तरह कि तुमको देख के अच्छा लगे पेपर। ठीक है ना? उसके बाद तुमने क्या लिखा, की फीचर्स नीचे लिखा, की फीचर्स नंबर 1। हमेशा हेडिंग जो होगा, एक फीचर बताओ किसी को, कंपनी का फीचर तो पता ही होगा, आपके सिलेबस पे भी तो है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, वेरी गुड। तो मैं हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन को इस तरीके से लिखूंगा। कैसे किया मैंने, क्या लिखा मैंने? मैंने कैपिटल्स में लिखा। अब उसके बाद कुछ भी आप लिख लो, आपका माथा दिमाग और साइकोलॉजिकली कहाँ आग जा रहा है आपका, उस कैपिटल में। समझ में आ रहा है आपका? फिर उसने आपने कुछ भी लिखा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, फिर आपको ये समझ में आ गया कि इट हैज अ एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट मींस वो बैंक अकाउंट वगैरह खोल सकता है। ऐसा पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट है, खाली पॉइंट्स आपने लिखा यहाँ पे, एंटिटी सेपरेट वाला पॉइंट है ना, उसको अंडरलाइन कर दिया ऐसे पेंसिल से। आप मुझे बताइए, पूरा कंटेंट लिखा हुआ है आपका, साइकोलॉजिकली आप मुझे बताइए दिमाग कहाँ जाएगा, ध्यान कहाँ जाएगा आपका? एक तो मेन हेडिंग में, दूसरा अंदर का जो आपने अंडरलाइन किया ना वही दिखेगा। और आपको पता नहीं होगा, बट उससे ज्यादा टाइम आपको देता भी नहीं है आपके पेपर में। वो अगर लगता है कि आपका एक्सक्लूसिव पेपर है जो महाराजा के सेल से आया है, जिसमें आपको 1.5 घंटा लगाएगा टीचर चेक करने में, बाबा ही नहीं करता हूँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स ऑन अ पेपर, दैट्स द मैक्सिमम यूल गेट। उस 5 से 6 मिनट में आपको इंप्रेस कर रहा है टीचर को, ये बताते हैं कि भैया देखो हम पढ़ के आया है। समझ में आया? तो वही ये आप करके देखो, आपको मार्क्स एक तो इंप्रूव होगा। देखो, और इसमें साइकोलॉजिकली थिंग है, जब आप दुकान में जाते हो, आपको पता है कि दुकान में हर चीज अवेलेबल नहीं है, पर एक समझदार दुकानदार क्या करता है, वो रख के रखता है सामने सामने, जो उसको पता है उसको बेचना है। बात समझ में आया? यू गो इन साइड द शॉप सेइंग कि हम कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा, वो तुमको करना है यहाँ पे। ठीक है, 99% चांसेस है कि वो अगर 6 मार्क का सवाल है तो 6 में से 6 देगा। 99% चांस है। मैक्सिमम अगर कुछ को 1.5 बनना भी है तो वो 5.5 दे देगा, उससे नीचे नहीं काट सकता वो। ठीक है, वो भी आप डिबेट कर सकते हो कि क्यों काटा आपने आधा मार्क, क्या गलती है बताइए एक बार के लिए। बात समझ में आया आपको? तो अगर आपको पीएसटी, ईपी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ऑल द सब्जेक्ट्स जिसमें थ्योरी ज्यादा है, उसमें अगर अच्छा मार्क्स लेकर आना, ये प्रेजेंटेशन टूल ट्राई करो एक बार के लिए, तो आपको सच में बता रहा हूँ मार्क्स बहुत इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, और थोड़ा मेहनत भी कम होगा, थोड़ा मेहनत कम होगा। अगर अंदर का कंटेंट 2-3 लाइन आता है आपको अंदर से पता है, और बाकी थोड़ा इंग्लिश ठीक है। अच्छा, कोई को लगता है मार्क बहुत रहा होता है रे, 5 फीचर्स ऑफ अ कंपनी बोलता है, या फिर कुछ होता है, द फर्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी ईच, द सेकंड फीचर ऑफ द कंपनी ईच, द थर्ड फीचर ऑफ द कंपनी ईच। अरे इतना खराब इंग्लिश है क्या तुम लोग का? थोड़ा अलग स्टाइल अलग कर दो। 6-7 तो स्टार्टिंग्स कर लो ना। वन ऑफ अ वेरी की इंपॉर्टेंट फीचर, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंपनी इज, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, वन फीचर विच कंपनी कैन नॉट गो विदाउट इज आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ की फीचर इंट्रोड्यूसिंग द आर्टिफिशियल पर्सन। 6-7 हेडिंग याद कर लो, 6 पॉइंट से ऊपर तो आएगा ही नहीं। आपके पास 4 से 5 भी अगर स्टार्टिंग का पॉइंट लाइंस लिखा हुआ है, हो गया काम आपका। ठीक है, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो जिंदगी खुश भी रहोगे, और समझदारी के साथ में मार्क्स भी लेकर आओगे। फिर बाकी लोग पूछेंगे तेरा मार्क्स कैसे आता है बे? मेहनत तो करना ही है। आप सोचेंगे कि बिना मेहनत करे हम ऐसे सुंदर सुंदर बना के लिख दिया, कुछ भी टट्टी लिख के आ जाएगा यहाँ पे तो मार्क्स मिल जाएगा ना। और हाँ, जो सामान आगे आप बेच रहे हो, वो सामान गलत नहीं होना चाहिए, ये तो लग जाएंगे। जो सामान बेच रहे हो आगे, वो गलत नहीं होना चाहिए। अब शुरू के जो मेन हेडिंग्स है वो आपको आने चाहिए। गेटिंग इट? सर, दिस इज नॉट मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 11 था।
दिस इज मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 12th, क्योंकि वहां ज्यादा थ्योरी है. आई नो इट्स सैड, इट्स डेस्टिन्ड टू बी, आई आल्सो एब्सोल्युटली हेट इट, बट जो दिया हुआ अब तो दिया हुआ, उपाय नहीं है. एंड मोस्ट लाइकली आपको 2 एग्जाम्स होगा मेरे हिसाब से पूरे साल में ना. ऐसा आया है क्या नोटिफिकेशन आप लोगों के केस पे? बात तो ये हो रहा था कि आपको 2 एग्जाम्स हो गए, ठीक है, बाकी तो पता नहीं. मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा बात है, अगर 2 एग्जाम्स आपका हो रहा है तो आपका कुछ बहुत अच्छा बात है. जितना अच्छा स्टूडेंट लोग है वो लोग का फाड़ मार्क्स आने वाला है, आपको पता है ये बात. 2 एग्जाम्स होगा तो बहुत फेयर है, बहुत फेयर है वो चीज, कि यार यू हैव अ चांस टू रीग्रुप. कई लोग का टर्म 1 आया था, टर्म 2, आपका टर्म 1 टर्म 2 वाला लोग था क्या? नहीं था ना. तो कई लोग का टर्म 1 टर्म 2 आया ना, तो कई लोग का टर्म 1 टिक 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 हुआ, टर्म 2 पे फाड़ दिया, बैलेंस हो गया. समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा वो लोग लकी भी था, 70-30 कर देता ना वो लोग का, टर्म 2 को 70% कर देता वो लोग लास्ट पे, भी बच गया था वो लोग थोड़ा. चलो, समझ में आती है, ये टेक्निक यूज करना एक बार के लिए. अभी फाइनल एग्जाम्स आ रहा है ना 11th का, ट्राई करना थोड़ा सा क्वेश्चंस का, कुछ 4-5 क्वेश्चन से ट्राई करना. मेरे हिसाब से तो आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए इस पे. ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक. क्या बताया मैंने, देखे तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? आपको डिमांड कर्व सप्लाई का समझ में आया है क्या? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, डिमांड कर्व इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. एंड सप्लाई कर्व इज व्हाट? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. परफेक्ट. यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं. द पॉइंट एट विच बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसी से हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं. आप मुझे बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है? कैन दिस प्राइस चेंज? द आंसर इज व्हाट? ऑफ कोर्स सर, चेंज हो सकता है. देखा ही है ना आपने, जब से 640 में स्टेट बैंक का है, पूरा दिन हलचल हुआ, तो कैन 640 आल्सो चेंज? द आंसर इज व्हाट? यस सर. बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइस ऑल्सो माइट चेंज. आपको मैंने सिखाया था, याद करो, बिल्डिंग ब्लॉक्स. वेन एवर डिमांड और सप्लाई इंक्रीजेस, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द डैश, राइट साइड. जब भी बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, किधर शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ. ये देखो, ये डिमांड का है ना, इसका राइट किधर होगा? इस तरफ, इस तरफ शिफ्ट करेगा. और सप्लाई कर्व किधर है रे? इधर. इसका राइट किधर है? इस तरफ, इधर शिफ्ट करेगा. समझ में आया आपको? और जब भी कम होगा तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट पे. सप्लाई का वो लेफ्ट किधर है? इधर. डिमांड का वो लेफ्ट किधर है? इधर. जब भी डिमांड कर्व या फिर सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या नया इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर क्वांटिटी आएगा? चलेगा, बिल्कुल नहीं आता. भैया ऐसा कोई टेक्निक बताओ ना. मुझे समझ में तो आ गया कि नया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा, बट ऐसा कोई टेक्निक बताओ ना, गोल्डन रूल बता दो, जिससे पहले आप चार्ट बनाने से पहले डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा, कि चार्ट बनाने से पहले हमको आंसर पता है, और फिर चार्ट बना के मैंने क्रॉस कंफर्मेशन कर लिया. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कई सारे लाइंस जब आप बनाते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है और नया पॉइंट कौन सा है. तो मेरे को ऐसा कोई टेक्निक बता दो ना, जिससे क्या होगा, आपको आंसर पहले से पता होगा, ताकि मेरा डबल वेरिफिकेशन हो जाए कि इसमें मेरा गलती कभी भी ना हो. सर ये क्या बता रहे हो? ये सारे टॉपिक्स ऑफ सिंपल एप्लीकेशन है, यही है पूरे चैप्टर में. जो भी आपको बताया मैंने वर्बली, यही है. ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व है. फिर आपको ना पूछेगा नया इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा है, और हर एक केस का अलग अलग पॉइंट बता दिया. डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई. बताओ क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है. फिर दूसरा क्या था, एडवांस लेवल पे पूछेगा, लिखवाऊंगा आपको, बता दूंगा कि इफ डिमांड इज इंक्रीज बट सप्लाई उतना इंक्रीज नहीं हुआ, तो क्या नया इक्विलिब्रियम प्राइस होगा? इफ डिमांड इज इंक्रीज, सप्लाई हैज डिक्रीज, तो क्या होगा? ऐसे सवाल पूछेगा आपसे. खत्म, चैप्टर यही है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लास्ट लेग में दिया था, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस वाला चीज, वो एग्जाम में पूछता है, 1 से 2 मार्क का, वो मैं करा दूंगा आपको अभी. खत्म, चैप्टर फिनिश्ड. इतना ही है इस पे. डिफिकल्ट लग रहा है अभी तक? बिल्कुल भी. आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ गोल्डन रूल्स बताता हूँ फटाफट. ठीक है, बड़ा कॉमन सेंस वाला गोल्डन रूल्स है, एकदम आसानी से आपका हो जाएगा. देखो, इसको आप लोग, जब भी आप लोग इक्विलिब्रियम प्राइस को यूज करोगे ना, जब भी आपको डिटरमाइन करना न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, आप इसको इस्तेमाल करोगे. ठीक है. सबसे पहले मुझे बताइए, अगर प्राइस, सॉरी, अगर डिमांड बढ़ रहा है, अगर डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड इज इंक्रीजिंग, प्राइस में क्या अफेक्ट आएगा? बताइए मुझे, मार्केट प्राइस में क्या अफेक्ट आएगा? चलो आई गिव यू एन एग्जांपल. प्राइस बढ़ेगा, वेरी गुड. मास्क का डिमांड इन 2020 मार्च हैड व्हाट? इंक्रीज. प्राइसेस क्या हो गया था? बढ़ गया था. ठीक है. तो डिमांड कोई सामान का अगर ज्यादा होगा, तो बाजार में उसका दाम क्या होता है? बढ़ जाता. सही बात है या नहीं? तुम केपी खाता रहेगा, अगर कई लोग केपी खाता रहेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो कम करो, इसलिए खांसी वासी आ रहा है तुम्हारा. ठीक है, समझ में आया था? तबीयत खराब है इसलिए तो खाना बंद कर दो, डॉक्टर भी तुमको बोल दिया है.
डॉक्टर को बोलता है और सर, ठीक है, डिमांड अगर कम होगा स्वप्निल साहब तो प्राइस क्या होगा? हाँ, कम हो जाएगा। सब नॉर्मल सा बात है। ब्लैकबेरी का डिमांड क्या हो गया? एकदम खत्म सा कम सा हो गया, तो प्राइस भी क्या हो गया उसका? कम हो गया। ठीक है। नंबर 3, अगर सप्लाई कोई चीज का ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। और हेमंत बोलता है ज्यादा होगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? डिपेंड, एक ही पैरामीटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं एज अ होल मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम खत्म और कंज्यूमर खत्म, हम लोग मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो क्या होगा, ये सवाल पूछा आपसे। कब? क्योंकि बाजार में अगर सप्लाई ज्यादा है कोई चीज का तो शॉर्टेज तो है ही नहीं ना। जो सप्लाई करने वाला उसको तो आगे बेचना है सामान को, तो वो क्या बोलेगा, जो दाम फटाफट मिलता है बेचो यार, बेचो यार। समझ में आया? तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। एंड सिमिलरली तो आपको पता ही है, जिसका सप्लाई कम हो जाए उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। आलू आलू का सप्लाई कम हो गया, खेती खराब हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस क्या हो जाता है उसका? प्याज। प्याज का दाम तो पता ही है, हर साल का एक टाइम तो होता ही है, प्याज का दाम बढ़ जाता है, फिर प्याज मीम बनता है, पता है ना? है ना? फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में प्याज की जगह वो लोग मूली देने लग जाता है। और कुछ लोग बोलता है अच्छा, प्राइस दाम के नाम पे वो लोग प्राइस तो बढ़ा देता है सब्जी का, फिर कभी कम नहीं होता है। वही वाला। रोस्ट रोस्ट करना स्टार्ट किया नया नया। खाना तो रोस्ट कर नहीं पाए, इसलिए बातों को ही रोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, कोई दिक्कत? ये गोल्डन रूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। अब मेरे बच्चा लोग कैसे करेगा, देखो, ये चार सिचुएशन में तो कुछ आएगा, ये चार सिचुएशन में तो कुछ आएगा। चलो वर्बली पूछता हूँ, रेडी? मजा आएगा, ये बताओ। ठीक है, पक्का सबका आंसर आएगा? चलो, दिमाग में आपको सवाल क्या पूछना है मैं बताता हूँ, ठीक है? यू हैव टू इमेजिन, डिमांड अगर बढ़ेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ। सप्लाई बढ़ेगा तो राइट की तरफ, सप्लाई कमेगा तो लेफ्ट की तरफ, डिमांड कमेगा तो लेफ्ट की तरफ। करेक्ट? और गोल्डन रूल सबको पता है, अगर सामान का डिमांड कम हो गया तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मतलब डिमांड किधर शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्राइस क्या हो जाएगा? पहले से कम। ठीक है। सप्लाई अगर बढ़ेगा तो, सप्लाई अगर कमेगा तो प्राइस बढ़ेगा। लॉजिकल सा बात है, अगर सप्लाई कुछ कम हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई कमेगा मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? तो सप्लाई का पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। ओके, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा तो सप्लाई कम होगा तो बढ़ेगा। ये सही बोल रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कम हुआ तो कमेगा तो सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा तो कमेगा। वेरी गुड। सप्लाई कमेगा तो सप्लाई बढ़ेगा तो वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? बिल्कुल याद है? किसी को दिक्कत तकलीफ? चलिए मैं ट्राई करता, मजा आएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कमेगा तो वेरी गुड। समझ में आ गया ना? तो ये है साइकोलॉजिकल आइडिया। चलो, दिस इज लेवल 1 पर बेबी। बेबी लेवल टॉपिक बात खत्म कर दिया हमने। अब सेकंड, इंटरमीडिएट। ठीक है। इफ, देखता है जिसको आंसर आता है हाथ उठा देना, ठीक है? इफ सप्लाई इंक्रीजेस, इफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉल्स, इफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉल्स, प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा? गिरेगा, कमेगा, गिरेगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। अब समाज पूरा बोले तो कम ही होगा। प्राइस वही रहेगा। अच्छा, तो दूसरा आंसर तो मिला वो, कम से कम हैप्पी। बोल। कम होगा। ऋषि आप बोलता है पता नहीं, ऐसा ऋषि को पता तो है, कंफ्यूज हो गया ये बोलो। चलो, मैंने सवाल क्या पूछा? मैं सवाल ही भूल गया। डिमांड कमेगा और सप्लाई बढ़ेगा। डिमांड अगर कम होता है तो प्राइस क्या होता है? कम होता है। और सप्लाई अगर बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है? तो प्राइस भयंकर
गिरेगा या नहीं गिरेगा, आप मुझे बताइए। थोड़ा प्राइस जो है डिमांड की वजह से गिरने की वजह से हो गया, और कुछ और प्राइस थोड़ा सा गिरा बिकॉज ऑफ सप्लाई इंक्रीज। अरे एक तो डिमांड भी नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ ना, एक तो डिमांड भी नहीं है सामान का, ऊपर से सप्लाई भी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करता है, अरे कोई पुराना कपड़ा का आइटम रखा हुआ है, डिमांड भी नहीं है और सप्लाई भरा हुआ है, मतलब स्टॉक में रखा हुआ है, तो लोग क्या करें, तब कम दाम में बेचता ही नहीं, बेचता है कि किसी तरीके से जो दाम लागत लगा है ना वो निकाल ले अपन, प्राइस अच्छा खासा गिर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल टेंड टू फॉल ड्रास्टिकली। समझ में आया आपको? नाक के नीचे कुचली आ रहा है। नेक्स्ट, अगर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कमेगा, बताओ, प्राइस बढ़ेगा, 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 सब बढ़ेगा बोल रहे क्या रिश्वन साहब? पक्का? डिमांड अगर जा रहा है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। सप्लाई कम होगा तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाएगा। बताओ, अब इसी को चार्ट में रिप्रेजेंट करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो क्या होगा, चार्ट में रिप्रेजेंट करने का आपको, ठीक है? बताइए। नाक के ऊपर खुजली आ रहा है, सेम रहेगा प्राइस, वही प्राइस का ही सवाल है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगा इस सिचुएशन में? बढ़ेगा बोले, तो बोला सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम, विश्वन साहब, सेम सेम लेवल पे चेंज हो रहा है, अभी सेम लेवल पे चेंज हो रहा है, उस लेवल नेक्स्ट लेवल जो है नेक्स्ट लेवल पे आएगा, एडवांस लेवल पे सेम चेंज हो रहा है, जितना डिमांड चेंज हो रहा है उतना ही सप्लाई भी चेंज हो रहा है, मतलब अगर इतना डिमांड चेंज हो रहा है तो इतना ही सप्लाई भी चेंज हो रहा है। बोलो, सेम रहेगा, सेम रहेगा। सुनो, डिमांड अगर बढ़ेगा प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ गया उतना ही प्रोपोर्शन से प्राइस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन एब्सोल्युटली सेम है, तो प्राइस क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, मजा आ रहा है? बता, सेम रहेगा, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ओके, ये एब्सोल्युटली यही क्रेजी टॉपिक्स बन सकता है आपका। चलो, बेबी लेवल हो गया, इंटरमीडिएट लेवल हो गया, अब क्या करेंगे? एडवांस लेवल, ठीक है? डिमांड जो कम हो रहा है, डिमांड जो कम हो रहा है उसका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब डिग्री, वैल्यू इज हायर इन कंपैरिजन टू सप्लाई, जितना कम हो रहा है, मतलब जितना डिमांड कम हो रहा है उससे कम सप्लाई कम हो रहा है, proportion of the demand decreased is higher in comparison to supply decreased, क्या होगा बताओ? कमेगा, बोल रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं? कमेगा। सर कैसे? डिमांड अगर सोचो, डिमांड अगर सोचो गिरा तो प्राइस क्या होगा? प्राइस क्या होगा? कम होगा, इतना प्राइस गिर गया, और सप्लाई जब गिरेगा तो प्राइस क्या होता है? बढ़ेगा, बट प्राइस बढ़ा कितना? इतना सही बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, डिमांड ज्यादा गिर रहा है सप्लाई से, तो आप मुझे बताइए, बढ़ा सिर्फ इतना, गिरा इतना, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? थोड़ा सा गिरेगा ही। समझ में आया आपको? फिर बताइए, डिमांड अगर बढ़ेगा सप्लाई अगर कमेगा, सप्लाई का प्रोपोर्शन ऑफ गिरना इज मोर, बढ़ेगा कितना? बहुत बढ़ेगा। डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा? सप्लाई अगर कमेगा तो उसमें भी प्राइस क्या होगा? ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ा, मतलब थोड़ा बढ़ा और ज्यादा बढ़ गया, मिला के कितना बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। समझ में आया? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, श्योर हो? और एक नाउ का टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है आपका कि डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक। सर कौन सा इलास्टिक है तो बताओ, ऐसे पूछो हमको, कौन सा इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक सर्कल, वन 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 ना पूछो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में शेप क्या था और ईडी क्या था, किसी को याद है क्या? जीरो, ईडी इज इनफाइनाइट, ठीक है, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फिर वहां से डिमांड का वैसे या सप्लाई का वैसे मिलेगा, दो कर्व मिल रहे हैं, वो वाला इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। समझ में आया आपको? सर बताओ ना सर, एक बार कहना, मुंह से समझ में ही नहीं आता बात आपका। ये देखो, मैंने क्या बोला, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, तो डिमांड कर्व क्या होगा? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। सप्लाई कर्व क्या होता है? ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर वहां से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस डिटरमाइन कर लो। बताओ, वही सप्लाई कर्व भी परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। समझ में आया आपको?
तो इसमें दो ही सवाल पूछ सकते हैं, या तो परफेक्टली इलास्टिक या तो परफेक्टली इलास्टिक, खत्म। दिस इज द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड ऑफ द एंटायर चैप्टर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब सुनो, वही सेम सवाल पूछते हैं। पहले क्या था आपका? ठीक है, बेबी लेवल क्वेश्चंस। अब मुझे बताइए, डिमांड कर्व हैज इंक्रीज, डिमांड हैज इंक्रीज, तो प्राइस क्या होगा? तो कैसे करोगे? आपको आंसर ऑलरेडी पता है। आंसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज। हाँ हाँ ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिमांड कर्व क्या हुआ है? डिमांड कर्व क्या हुआ है रे? इंक्रीज, तो किधर शिफ्ट करेगा? ठीक है, क्या आपको नया इक्विलिब्रियम प्राइस दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे? दिख रहा है ना, बिकॉज दिस इज द न्यू डिमांड कर्व। नया इक्विलिब्रियम प्राइस मिल रहा है, आपको आंसर ऑलरेडी पता था। प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, देखो ये रहा ईपी वन। और ऑब्वियसली बात है, डिमांड बढ़ा तो क्वांटिटी भी ओवरऑल क्या होगा? परफेक्ट। दिक्कत बताइए आपको, आंसर ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि क्या आंसर को निकालना है, इस तरीके से आंसर निकालना है आपको। ठीक है, आई विल सजेस्ट यू कि जब आप लोग चार्ट बनाओगे ना, आप जो चार्ट बनाओगे, तो इन दैट केस आप लोग क्या करेगा, जो मेन ओरिजिनल लाइंस है ना, उसको सॉलिड बनाएगा, सॉलिड लाइंस। ठीक है, दैट मीन्स इस तरीके से। और जो नया लाइंस होगा ना, उसको डॉटेड बनाएगा, ताकि डिस्टिंक्शन रहे कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है, ये तो कंफ्यूज जाओगे। और डबल स्टेप वेरिफिकेशन आपके पास में है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? मैं आपको टास्क दूं करने के लिए। ठीक है, आइए, लेकिन जो टास्क आप लोग कॉपी पे निकालोगे और क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलो, सवाल है आपसे, डिटरमाइन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। डिटरमाइन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी केसेस। आपको जो बताना है आंसर विथ द चार्ट बनाना है आपको। ठीक है ना? केसेस नंबर वन, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस। नंबर टू, व्हेन डिमांड falls, when supply and demand fall in the same proportion। Number four, when demand increase and supply decrease in same proportion। Number five, when demand increase, ध्यान देखिएगा, at a higher proportion than the increase in supply। Point number six, when supply falls at a higher proportion। एग्जाम में पूछता ही नहीं, नहीं जो प्रोपोर्शनल वाला पार्ट बता रहा था आपको, एग्जाम में पूछता ही नहीं है ये सब। ठीक है, मतलब दिस आर नॉट इवन आस्क। ये ऊपर का जो पॉइंट मैंने बनाया ना, जितना ये 1 2 3 4 तक ही पूछ लेता है बस, उसके बाद पूछता ही नहीं है इतना। व्हेन सप्लाई फॉल्स एट अ हायर proportion देन fall in demand। 7, when demand is perfectly elastic and
supply remains same. Number 8, when supply is perfectly inelastic and demand remains same. इतना अगर आप लोग ने कर लिया मेरे हिसाब से तो और कोई सवाल ही नहीं बन सकता पूछने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यू ऑलरेडी नो द आंसर, तो पहले आप चाहो तो पेंसिल से आंसर बगल में लिख सकते हो अपने हिसाब से यूजिंग द गोल्डन रूल्स। ठीक है, अगर गोल्डन रूल्स किसी को लिखना है क्या? हाँ, गोल्डन रूल्स पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद गोल्डन रूल्स दिखा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो पहले, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। डन? नहीं हुआ? लिख लो, मतलब क्वेश्चन लिखना नहीं हुआ? हो गया? क्वेश्चन लिखना हो गया सबका? ठीक है, आराम से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ गोल्डन रूल्स दिखा के आप लोग खाली अपने लेवल पे पेंसिल से आंसर्स लिख लो माइंड में कि आंसर क्या होगा, फिर चार्ट बना के उसको कंफर्म कर लो बस। उसके बाद मैं नोट्स दिखाऊंगा, इट विल बी डन। देन वी कैन जस्ट डिस्कस यही पार्ट से कंटेक्स्ट में मार्केट्स का टॉपिक भी है, उसको खत्म करके चैप्टर खत्म कर दैट विल बी जस्ट लेफ्ट विद सप्लाई टू डिस्कस, दैट्स इट। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना, हाँ, हैंडराइटिंग में। हो गया क्वेश्चन लिखना सबका? ये लीजिए गोल्डन रूल्स, किसी को चाहिए तो लिख लो। ठीक है, उसके बाद में आप लोग लगा जाइए सब लोग, मेरे हिसाब से आप लोग डिस्कस मत करेगा तो मजा आएगा आप लोग करने में। डिस्कस मत करके खुद से आंसर करो, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी गलत कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर सब राइट करे तो बहुत ही अच्छी बात है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के डबल वेरिफिकेशन लगा के आंसर लिखा लेगा। ठीक है, हाँ दिखा, ये इसका फोटो खींच लो ना एक बार, किसी को चाहिए तो इसका फोटो खींच लो, मैं सवाल दिखा देता हूँ फिर। हो गया? क्वेश्चन देख के भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना लो भाई। ओके लिसन, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सबसे पहले। जब सप्लाई इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व विल मूव टुवर्ड्स द राइट। इसका इसका कर्व नहीं बनाना चलेगा ना, जिसका बनाने का दरकार पड़ेगा आगे का वाला बना दूंगा। मैंने सप्लाई कर्व इंक्रीज, सप्लाई कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द राइट। सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या होता है, कमेगा। तो आप लोगों को नया जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कमा हुआ मिल गया। क्या सबका मैच कर रहा है आंसर, बताइए मुझे। ठीक है, चलेगा। नंबर 2 क्या है, डिमांड क्या हो रहा है सर, फॉल हो रहा है। डिमांड अगर फॉल होता है तो प्राइस भी क्या होगा, अल्टीमेटली फॉल होगा। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है सबका आंसर। ठीक है, आइए कम टू नंबर 3, 3 बनाते चलिए। 3 में क्या है, सप्लाई एंड डिमांड का दोनों क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है इन द सेम प्रपोर्शन।
ये रहा कौन सा पॉइंट ऑफ, अच्छा ये तो डॉट लाइन नहीं बना, स्ट्रेट लाइन बना रखा है। अब क्या हुआ बताइए तो के लिए हमको, डिमांड क्या हुआ है, डिमांड फॉल हुआ है, तो डिमांड किधर शिफ्ट करें, टुवर्ड्स द राइट। ये हो गया आपका डी डैश, डी डैश। फिर सप्लाई भी क्या हुआ है, फॉल, सेम प्रोपोर्शन। ये हो गया एस डैश, एस डैश। देख रहे हो दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो आप लोग कुछ, ये वाला पॉइंट में, यानी कि ई, यानी कि ओवरऑल, क्योंकि देखो डिमांड भी कम हुआ है, सप्लाई भी कम हुआ है आपका, ठीक है, सप्लाई भी कम हुआ है, डिमांड भी कम हुआ आपका, इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या, प्राइस क्या हो गया है, सेम रह गया है। और ऑब्वियस बात दोनों गिरा है, तो डिमांड और क्वांटिटी तो गिरेगा ही, पीछे हो जाएगा थोड़ा सा, तो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस तो ये हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो ये हो गया आपका Q1, और आपका प्राइस जो है वो क्या रह गया, सेम। क्या हो गया भाई, और प्राइस क्या रहेगी आपका, सेम। बोलो डाउट आ गया झलक का, कौन सा बाबू, क्यों सप्लाई कब, ये रहा बाबू, ये देखो सप्लाई का इधर वाला शिफ्ट हुआ है, ये वाला कम हुआ है ना, कम होने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे वो कर दिया, उल्टा कर दिया लिखना क्या, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो सिर्फ मार्किंग उल्टा पुल्टा कर दिया खाली, कुछ नहीं हो तो ठीक कर देते रहो, मार्किंग उल्टा पुल्टा हो गया बस फिर, बाकी बात तो सेम ही है। ये कौन सा कर्व है, एस एस, ये हो गया एस डैश, डी, डी, डी डैश, डी डैश। अब बोलो गलत, ये देख ओरिजिनल वाला डिमांड कर्व देख, ये वाला सप्लाई कर्व कौन सा है? ये वाला, ये हो गया ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, पहले जो बनाया, हाँ, और फिर ये वाला नया हो गया, ये दोनों, तो आपका ये हो गया इक्विलिब्रियम नया वाला, ठीक है। आप लोग का डॉटेड रहेगा, डॉटेड। आंसर सेम आया या नहीं आया, तो आंसर तो तुम्हारा ऐसे भी प्राइस तो सेम कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब तुम्हारा डबल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, गलत हो गया आंसर यहाँ पे तुम लोग के केस में, क्योंकि यू डोंट हैव मल्टीपल कलर्स ना, तो आप लोग जो ओरिजिनल वाला है उसको बनाइए स्ट्रेट लाइंस, और जो चेंज हुआ है उसको बनाइए डॉटेड लाइन से, तो गलती नहीं होगा आप लोग का। समझ में आया आपको, बताओ इस पे डाउट है तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है, गलती हो गया तो अलग बात है, बट डाउट नहीं है क्या इस पे, समझ में आ गया ना बढ़िया से। प्राइस तो ऑटोमेटिकली सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि सेम प्रपोर्शन में हुआ चेंज, तो प्राइस क्या है सेम, एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज दोनों में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, both the demand and the supply has decreased, hence it will shift, it is moving towards the left. Perfect. चलो we'll do one more question in this, क्योंकि फोर्थ नंबर करते ही आपको समझ में आ जाएगा। आइए, when demand increases and supply decrease in the same proportion, तो ओवरऑल प्राइस क्या होगा, इस पे प्राइस क्या होगा, डिक्रीजेस, अच्छा खासा डिक्रीज होगा। सही बात है, मुझे यहाँ तक इसका आंसर आपको समझ में आ गया था, प्राइस डिक्रीज होगा। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं कि आंसर जो है सेम है या नहीं। महिमा जी बोलिए, प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, समझ में आ गया ना, यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कुछ तो होगा, सेम तो नहीं रहेगा, बट ज्यादा इंक्रीज या ज्यादा डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशन। ओके, डाउट है क्या, मैं भाई वापस वेरीफाई करो, डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, सप्लाई डिक्रीज होता है तो प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, दोनों का प्राइस डिक्रीज डिक्रीज कितना हो जाएगा, ज्यादा डिक्रीज, ज्यादा इंक्रीज, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 4 में आइए बनाते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व। क्या हुआ है बताइए तो, डिमांड क्या हुआ है, डिमांड क्या हुआ है, इंक्रीज, हायर प्रोपोर्शन नहीं है तो सेम है ये तो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या ये, क्या दिया है, सेम प्रोपोर्शन लिखा है तो 4 कर रहा है, ठीक है। सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम होने से किधर शिफ्ट करता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, उतना ही प्रोपोर्शन से हो रहा है, ठीक है। अब ये रहा पहला इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, याद है आपको,
ये पहले वाला डॉट जो एकदम स्ट्रेट लाइन से, ओके परफेक्ट। बताओ रे कुछ तो, हाँ ना, ओ आ, कुछ तो बोलो। फिर ये रहा नया वाला, प्राइस क्या हो गया है, अच्छा खासा बढ़ गया है, और क्वांटिटी क्या रह गया है, सेम। ऑब्वियस सा बात है, सेम ही रहेगा, क्योंकि उतना ही क्वांटिटी में प्राइस बढ़ा और डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी क्या रह गया, सेम रह गया आपका, और प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया। बोलो सबका राइट हुआ ये वाला आंसर, चलक का परफेक्ट। आइए, तो ये राइट कर दिया, इसके पहले वाला रॉन्ग कर दिया, बेशरम औरत। ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 1 2 3 4 हो गया आपका, ठीक है। 5 में आइए। 5 में क्या है, मतलब डिमांड इंक्रीज एट अ हायर प्रोपोर्शन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जो डिमांड का प्रोपोर्शन चेंज है वो हायर इन कंपैरिजन टू सप्लाई, राइट। पॉइंट नंबर 5, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, क्या हो गया, हाई, PHY, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज द डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग इज द सप्लाई कर्व। तो दो कर्व मिल रहे हैं, कौन सा पॉइंट हो गया, ये पहले ही बना लिया आपने, ठीक है, पहला स्टेप आपका ये हो गया। अब बताओ क्या हुआ, डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैसा प्रोपोर्शन में, हायर प्रोपोर्शन, ये लो। ठीक है, फिर सप्लाई डिक्रीज, इंक्रीज एट अ लोअर प्रोपोर्शन, लोअर प्रोपोर्शन लिया है मैंने, लिया है ना। गैप देखो दोनों में, ये क्या हो गया, S1 ये हो गया S2 और S1 D1 जिस पॉइंट में दोनों कर्व क्या हो रहे हैं आपस में, इंक्रीज तो हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट। बोला था ये शुरू में, बोला था ये लेफ्टवर्ड राइटवर्ड में दिक्कत होता है लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा कर्व को देख के मत शिफ्ट करो, ये देखो कि उसका राइट है या लेफ्ट है या नहीं है, ठीक है ना। कॉमन गलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप लोगों को पहले से आंसर आ गया था ना कि प्राइस क्या होगा, हल्का सा इंक्रीज। वैसे तो प्राइस सेम रहता, बट क्योंकि प्रपोर्शन में डिफरेंस आ गया, इसकी वजह से प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। देखो क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ गया, और प्राइस, ठीक है। बताओ गलती है किसी का, डन, समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 दादा का समझ में आया नहीं, कृतिन का क्लियर है, वेरी गुड। दादा बोलिए, कोई वैसे प्रॉब्लम तो ना है, श्योर, वेरी गुड। रीचा जी, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6, चलो आप लोग बताओ क्वेश्चन का। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये हो गया आपका, अरे बाप रे बाप, इतना फेफड़ा भी निकल जाए। ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका पी राइस, ये क्या हो गया आपका पी राइस। अब मुझे बताइए क्या हुआ था, सप्लाई फॉल्स कितना प्रोपोर्शन में, ये लो हायर प्रोपोर्शन में फॉल करा दिया, ठीक है। और डिमांड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब कम क्वांटिटी में, क्या, ठीक है। ये हो गया आपका नया, क्वांटिटी ओवरऑल क्या हो गया, और प्राइस मोटा मोटी थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, सब करेक्ट हुआ है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 इंटरेस्टिंग था ना। 7 में क्या बताया, तो क्या पूछा आपसे, when demand is perfectly elastic में क्या होता है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस और सप्लाई सेम है, इजी क्वेश्चन है। इसी में आपको शिफ्ट भी पूछता है, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व हुआ है आपका, व्हेन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं दोनों करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डिमांड कर्व था ना, डिमांड कर्व क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि क्या होगा आपका पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और सप्लाई कर्व कैसा होता है, नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग, तो कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का,
ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, बराबर। अगर मैं बोलूं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, पॉजिटिव मूवमेंट और राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, अगर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई का किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द राइट। नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया और प्राइस क्या है अभी भी सेम, क्योंकि आपको ऐसे भी पता नेचर इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक मार्केट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, द प्राइस रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। समझ में आया, तो जो सबको पूछा है सवाल उसको आप जो है वो कर लीजिए, उसको कांस्टेंट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में क्या लिखे, 8 नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी क्या होगा आपका पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और उसके साथ शिफ्टिंग कर्व बना लीजिए, उसको भी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया ना, बताओ क्या रहता है, सप्लाई कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है क्या, ठीक है, और डिमांड कर्व कैसा है रे, ठीक है, ये रहा आपका प्राइस एंड अब तो लोग क्या बोलेगा, पॉजिटिव मूवमेंट या फिर नेगेटिव मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके आप नया इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो। ये बहुत कम चांस है एग्जाम में पूछे आपसे, बट करवा दिया मैंने सारे के सारे केसेस ताकि कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी गलती हुआ है अभी उसको बस थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को चेंज करके आप दो चार एग्जाम्पल खुद से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। बताइए कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक, परफेक्टली ओके। हाँ जी सर। हाँ, अगर एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि जैसे जो कांस्टेंट रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो परफेक्टली इनइलास्टिक तो चेंज तो होगा नहीं, व्हाट कैन चेंज द अदर कर्व, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, उसमें बोल के आप नया इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। सेवा में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इट विल नॉट आस्क, ये लास्ट में तो पहला वाला पार्ट हो, ये नहीं पूछेगा वाला पार्ट, ठीक है, बस सॉर्टेड रहो जीवन में। ये देखिए, कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको क्या सब सिखाया आज, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मैंने आपको कहा था ना कि मार्केट्स भी किस तरीके से आप सीख जाओगे इसमें। डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को, डिमांड कर्व चाहिए और सप्लाई कर्व चाहिए, जिस पॉइंट में दोनों मिल जाए, जिस पॉइंट में दोनों क्या मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सही बात है बिल्कुल, यहां तक ये एक्सेस डिमांड सप्लाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं सब बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, अभी एक बार के लिए इग्नोर मार दो उसको एक बार, ठीक है। तो जिस पॉइंट में दोनों कर्व मिल रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई छोड़ दो एक बार के लिए, ये रहा गोल्डन रूल्स देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट नंबर 9 वाज ऑल अबाउट गोल्डन रूल्स। वायबल इंडस्ट्री नॉन वायबल इंडस्ट्रीज नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, चलेगा। गोल्डन रूल्स ये रहा, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था ये वाला पार्ट, फिर देखो, ये देखो खाली केसेस दिया हुआ आपको, देखो खाली केसेस दिया हुआ आप देख रहे हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, स्पेशल केसेस देख रहे हैं, परफेक्टली क्या हो रहा है इलास्टिक, ये तीन केसेस आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है सर, समझ में आ गया, यही सब दिया आपका। टॉपिक क्लास का बचा हुआ प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, ये मैं बताऊंगा आप लोग को अभी, ठीक है। उसके पहले एक चीज समझाना है खाली मेरे को, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, कौन सा पार्ट एक्सेस डिमांड होता है, कौन सा पार्ट एक्सेस सप्लाई होता है, वो पार्ट मुझे बता देने दो, बाकी सारा केसेस कर ले। आप लोगों का खाली एक ही काम है, ये मैं आपको पीडीएफ आज शेयर कर दूंगा, इनकेस अगर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंटर में कुछ इशू आ रहा है, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जो अलग अलग केसेस था ना, तो अलग अलग केसेस को जो 7-8 केस अपन ने कर लिया, उसके अलावा कोई दूसरा केस अगर बचा हुआ है तो उनको सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, तो आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा, मतलब कोई चांस ही नहीं होगा कि आपका एक मार्क भी इस क्वेश्चन में जाए। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें एक भी मार्क जाना एक्चुअली नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको, बस इतना ही करना है। 8 केस मैंने करा दिया, मुश्किल से 12 एक केस होगा इसमें, तो 4 एक 3 केस बचेगा खाली, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आया आपको। आइए अब बताना है मुझे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाला पार्ट, आपको बहुत ज्यादा इजी है, बहुत क्या है, ज्यादा इजी है। ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, ये हो गया क्वालिटी, ये हो गया प्राइस। अब सुनो ट्रिक बता दो, ट्रिक, जो कर्व टुवर्ड्स द राइट है, जो कर्व टुवर्ड्स द राइट है उस कर्व की तरफ आप एक्सेस बना दो, ऊपर का तरफ देखो, ऊपर का इक्विलिब्रियम के ऊपर का पार्ट देखो, ऊपर का पार्ट मतलब सर यहां देखो ऊपर, ठीक है, कौन सा कर्व राइट में है, सप्लाई का, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है आपका एक्सेस सप्लाई। लॉजिक बता देगा, ठीक पहले बता रहा है फिर लॉजिक बताता हूं आपको, ठीक है। नीचे की तरफ देखो कौन सा राइट में है, डिमांड का, तो नीचे का पार्ट क्या रहेगा, एक्सेस डिमांड, देख लो वेरीफाई कर लो भैया। हाँ सर,
नहीं, बीच में छोड़ा क्यों? उसको बोला ये वाला लिंक से ज्वाइन करेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, जो भी टुवर्ड्स द राइट होगा वो वाला पोर्शन को आप एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड कर सकते हो। अब लॉजिक सुनो। ठीक है, तो सर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, एक ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, जो कर्व टुवर्ड्स द क्या है आपका, राइट है, ऊपर वाले पार्ट में राइट में कौन सा है, कौन सा चार्ट है, सप्लाई चार्ट है, तो कौन सा रहेगा आपका ऊपर का पोर्शन अबव दे, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा आपका, एक्सेस सप्लाई, और नीचे का पोर्शन में राइट में कौन सा है, डिमांड, तो ये नीचे का पोर्शन क्या रहेगा, एक्सेस डिमांड। ये ट्रिक हो गया आपका कि एग्जाम के टाइम में इतना तो वक्त होगा नहीं ना आपके पास में कि एनालाइज करे, ये करे वो करे, उसमें ट्रिक यूज करने का। अगर पूछा था पोर्शन ऑफ एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, सीधा बात है कौन सा राइट में, सप्लाई, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई, इधर क्या हो गया, डिमांड, ये क्या हो गया। ठीक है, अब सुनो लॉजिक, सोचो, मुझे आपको बताना है कि कितना क्वांटिटी हो रहा है और कितना क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं यहां से, क्योंकि क्वांटिटी कौन बता रहा है, ये वाला पार्ट बता रहा है ना, एक्स एक्सिस, बराबर। तो अगर मुझे क्वांटिटी बताना है, मुझे क्वांटिटी, तो आप मुझे बताइए, यहां से यहां अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि मैं डिमांड कब में टच कर रहा हूँ, और यहां से यहां अगर मैं लाइन बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, क्वांटिटी सप्लाइड। लॉजिकली क्या दिख रहा है मुझे बताइए ऊपर में, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, सिर्फ इतना सा, और सप्लाइड कितना है, इतना सा, कौन सा ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। इसलिए जब तक इक्विलिब्रियम का ऊपर का पोर्शन रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है, लुकिंग एट द चार्ट पर्सपेक्टिव ओनली, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड पोर्शन, इसलिए ऊपर का पोर्शन क्या है आपका, एक्सेस सप्लाई वाला पोर्शन है। सिमिलर नीचे का पार्ट देखो आप लोग, नीचे का पार्ट देखो, नीचे का पार्ट में क्या हो रहा है, ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व कौन सा का है, सप्लाई कर्व का। तो अगर मेरे को सप्लाई का बताना वैल्यू, तो इतना ही बनेगा खाली। ठीक है, ये हो गया आपको क्वांटिटी सप्लाई। इसी का अगर मैं इसी पॉइंट में अगर डिमांड देखो, कितना डिमांड हो रहा है, इतना, ये क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड। तो नीचे का पोर्शन क्या दिख रहा है हमको क्लियरली, कि डिमांड का जो क्वांटम है वो क्या है, ज्यादा है। समझ में आया आपको, डिमांड का क्वांटम क्या है, ज्यादा है। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक। तो दिस वाज एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई का लॉजिक ऑल्सो। आपके एग्जाम में सिर्फ यही है कि ये कौन सा पार्ट राइट में है, उसको यूज करके एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का लीजिए। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, परफेक्ट। देखो, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला क्या है, प्राइस सीलिंग। ठीक है, इस पे सिर्फ टेबल दिया हुआ है, मैं आपको बोलूंगा सिर्फ ये वाला पोर्शन को आपने एक बार बुक से रेफर कर लीजिएगा खाली, अगर कुछ दिया हुआ है तो। अदरवाइज मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना के आपको दे देता हूँ एक बार। ठीक है, सुनो, मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है ना, बहुत लॉजिकल सा पॉइंट है जो वो पढ़ना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लोअर कर्व क्या होता है आपका, डिमांड कर्व, हायर कर्व क्या होता है आपका, सप्लाई। जिसपे दोनों कर्व मिल रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप लोग, ये क्या है, ये क्या है। अब मेरा बात सुन, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के हिसाब से मुझे एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया। ठीक है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व के हिसाब से मुझे क्या मिल गया, एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया। मान लो कि अल्टीमेटली 650 रुपीज जो हमने निकाला था एसबीआई का, वो कैसे निकाला था, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के हिसाब से निकाला था। मान लो एक बार के लिए कितना हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है आपका, 650 है, कितना रुपीज है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज हाउ मच, 650 रुपीज। अब मेरा बात समझो, कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 650 रुपए, गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसे करता है धान वान के केस में,
कुछ कुछ एसेंशियल कमोडिटीज जैसे प्याज आलू ये सब में करता है एक्चुअली गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम लोग फ्री मार्केट में छोड़ देना, दाम क्या हो जाएगा, 6.5। पहले ये तेल में भी करता था, तेल ऑयल में, क्रूड ऑयल में भी ये करता था गवर्नमेंट, कि अपना एक सीलिंग करके रखता था ताकि प्राइस एक हिसाब से ऊपर जाए, एक हिसाब से नीचे जाए। उसके बाद में अभी के टाइम, अभी का तो सरकार है, उन्होंने कर दिया है मार्केट प्राइस, कि मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होगा उसके हिसाब से पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे हो। इसलिए आप देखना, जब भी थोड़ा सा डिमांड ज्यादा बढ़ता है, रेट बढ़ता है क्रूड ऑयल का, तो रेट बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बट कुछ कुछ चीजें जैसे धान वान है, वो तो क्या है ना, धान हो गया, खाने पीने का जब बेसिक आइटम ऐसा हो गया, इसमें गवर्नमेंट चाह के भी ना आराम से इसे बाजार के ऊपर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यार पर आप मैं जो है अफोर्ड कर लेंगे किस तरीके से, बट देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट इफ इट इज लेफ्ट टू द मार्केट, राइट। सोचो, कोई एक सामान है जिसका दाम 500 था, उसका डिमांड सप्लाई, क्योंकि कोई भी रीजन से कुछ अच्छा सप्लाई नहीं हुआ, वेदर खराब हो गया, फॉर एनी रीजन द मार्केट डिमांड इज हाउ मच, कितना हो गया, 650 हो गया। विल एवरीबडी बी एबल टू अफोर्ड इट? द आंसर इज व्हाट, नो। तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, और गवर्नमेंट को एक सीलिंग प्राइस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक सीलिंग प्राइस लगाना पड़ता है। सीलिंग प्राइस क्या होता है सर, एग्जांपल मार्केट प्राइस कितना चल रहा था आपका, कितना चल रहा था, 650, गवर्नमेंट एक सीलिंग प्राइस लगाता है यहाँ पे आके ऐसे। एग्जांपल क्या कर दिया उन्होंने, कर दिया कितना रुपया, 500 का प्राइस कर दिया। इक्विलिब्रियम प्राइस किसमें था, कितना में था, 650 में। गवर्नमेंट आके क्या लगा दिया, सीलिंग लगा दिया। सर सीलिंग कैसे लगा देगा, सब्सिडी वब्सिडी देकर, किस तरीके से सप्लाई देकर, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करेगा, एक सीलिंग लगा देगा कि 500 के ऊपर ये सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि अगर 500 के ऊपर बिका तो बहुत सारा कॉमन इंसान खरीद नहीं पाएगा। और ये असेंशियल कमोडिटी के लिए होता है, जो सीलिंग होता है ना, प्राइस सीलिंग, ये असेंशियल कमोडिटी के लिए होता है, जो डेली लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आप चाह कर भी उनका प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, या फिर बढ़ेगा भी तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। प्याज का दाम बहुत दिनों तक बढ़ेगा नहीं, कुछ दिनों तक बढ़ा, रोजगार खराब हुआ, फिर गवर्नमेंट इस तरीके से इंपोर्ट इंपोर्ट कुछ करके प्राइस को वापस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एज प्राइस सीलिंग। मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को पता है टॉपिक के बारे में, कई लोग रट के लिख देंगे आंसर को, बट लॉजिक किसी को भी नहीं पता है। कई लोग क्या लगता है, सीलिंग 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 मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो सीलिंग इंटू कर दिया। सीलिंग मतलब क्या होता है, छत, फ्लोर क्या होता है, जमीन। तो सीलिंग मतलब तो हाई होना चाहिए ना, सीलिंग मतलब हाई होना चाहिए था, ये हाई है क्या, एक सीलिंग डाल दिया मतलब कि इसके ऊपर और प्राइस नहीं जा सकता। मार्केट प्राइस तो 650 रुपया है, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक प्राइस को सील कर दिया है कि आई कैन नॉट लेट द प्राइस गो अबव दिस, दिस प्राइस इज नोन एज व्हाट, प्राइस सीलिंग। देखो अब, देखो अब रीडिंग करो, समझ में आएगा बढ़िया से, नहीं तो समझ में नहीं आता लोगों को, बस हवा नॉलेज में बताता है। सीलिंग ना, प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए, अरे भाई किस प्राइस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझ में आया आपको। देखो क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस। सर ये मैक्सिमम प्राइस है या नहीं, 500 रुपया। अगर लॉजिक नहीं है तो ऐसे लिखोगे हवा में, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर लेवल देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। आप किसी को लॉजिक पूछो कि आप तो बोल रहे हो मैक्सिमम प्राइस और इक्विलिब्रियम से कम, क्या लॉजिक है इसका, आप तो मैक्सिमम प्राइस, सीलिंग ना, हाईएस्ट प्राइस ना, एक तो मैक्सिमम प्राइस बोल रहे हो और इक्विलिब्रियम के नीचे बोल रहे हो। अरे उसके बाद ये समझ में आएगा आपको, अभी इक्विलिब्रियम प्राइस तो कितना था, 650 रुपया। गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया कि इससे ऊपर तो सामान ये बिकेगा नहीं, इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो एग्जाम में जो सवाल आए ना, ये चार्ट बना लेना साथ में, समझ में आया आपको। ये मैक्सिमम प्राइस हो गया, 500 रुपया फिक्स कर दिया भैया। सर ये 500 रुपया कोई तरीका है क्या, ना गवर्नमेंट का खुद का कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट के हिसाब से 450 होगा तो 450, 600 होगा तो 600 भी कर सकता है गवर्नमेंट, उनके ऊपर, समझ में आया। बट इट विल बी लेस देन द मार्केट प्राइस, इट विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम, समझ में आया आपको। इट इज द मैक्सिमम प्राइस बट इट विल बी लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, सो दैट इट इज मेनली डन, प्राइस सीलिंग इज मेनली डन फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज, प्राइस सीलिंग इज मेनली डन फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस सीलिंग करते हैं। परफेक्ट, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट, मुझे बताइए आप, ठीक है। प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर पता है क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, कभी कभी इक्विलिब्रियम प्राइस भी बहुत कम हो गया रे, मार्केट प्राइस कुछ ज्यादा ही कम है अभी। अभी क्या है ना, देखो सुनो, प्राइस को कंट्रोल करना तो ठीक है, कभी कभी इक्विलिब्रियम प्राइस में ना बहुत कम चल रहा है बाजार में, एकदम ही रेट कम चल रहा है, वो भी खराब है, लोगों को आदत हो जाएगा, ये तो इतना सस्ता है, ये तो खरीद ही लेता है। एग्जाम्पल, टमाटर का एग्जाम्पल है, एक टाइम में टमाटर का दाम देखा था कितना बढ़िया था, उसको सीलिंग करना जरूरी था या नहीं था गवर्नमेंट के लिए, नहीं तो भैया पूरा बवाल मच गया था बाजार में। अभी सोचो एग्जाम्पल, मान लो कि टमाटर का खूब सीजन चल रहा है, मस्त, टमाटर बहुत उग रहा है, नेचुरल सा बात है, डिमांड सप्लाई के साथ डिमांड प्राइस क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। अब अगर बहुत कम रेट में आपको मिल रहा होगा तो आपको लगेगा कि यार इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है,
लोग बाग को हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि लोग बाग साइकोलॉजिकल था, यार 15 रुपए का सामान का 150 रुपया ले रहा है। तो गवर्नमेंट सोचता है 15 रुपए पे अगर हम बाजार में अभी करके रखेगा ना, तो लोग बाग को साइकोलॉजिकली रह जाएगा कि 15 रुपया ही रेट है। फिर जब 150 रुपया होगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर सीलिंग अगर 100 रुपए का भी किया ना मैंने, तो भी लोगों को क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, भले ही बाजार में मार्केट रेट के हिसाब से 15 होना चाहिए, बट गवर्नमेंट हल्का सा प्राइस फ्लोर कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, ताकि अभी बफर बन जाए। कैसे करेगा? थोड़ा सप्लाई खुद खरीद लेगा, बफर स्टॉक रख लेगा। सुना ना आपने, गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में, कोल्ड स्टोरेज में सामान रख लेगा, ताकि जब आगे जाके सामान को भरने का प्राइस का दाम आए तो उस समय यूज कर सके। इसको बोलता है प्राइस फ्लोर। समझ में आया आपको क्या बोलता है? प्राइस फ्लोर। मैं चार्ट बनाता हूं आपके लिए, देखो यहाँ पे। इसको बोलता है प्राइस सीलिंग। समझ में आया ही नहीं है ना? हम बता रहे हैं ना आपको, आप खाली एक्सपेरिमेंट कर लेना कितना को आता है ये वाला पार्ट। एंड अगर आता भी है ना लोगों को, तो पूछना चार्ट बनाने के लिए बोलना खाली एक बार के लिए। यू जस्ट ट्राई योर सेल्फ, आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, ठीक है। एंड हम तो कई लोगों को देखा है। फ्लोर कौन सा होता है? नीचे। सीलिंग कौन सा? सीलिंग हाइट प्राइस लोस्ट। देख लेना, हम बता रहे थे, तुम लोग में से कोई बोलेगा हमको आके, ठीक है। ये दोनों कर्व मिल रहा है, उस पर क्या बोलेगा अपन? इक्विलिब्रियम के हिसाब से आपका जो प्राइस है ना, प्राइस आ रहा है से कितना रुपया? 500 रुपया। बट गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि हम लोग ना 500 रुपये में बेचे। गवर्नमेंट चाहता है थोड़ा सा महंगा बेचे, ताकि ना मतलब बाजार में ना एक अननेसेसरीली वो नहीं आए, एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हो। बस ये टेम्पोरल चेंज है, ये सोच के लोग बाग करता है, ठीक है ना। उस केस में थोड़ा सा क्या करेगा, हल्का सा प्राइस को ऊपर रखेगा। इसको बोलता है प्राइस फ्लोर। दिस कैन बी से ₹600। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? ठीक है। तो जब आपको नोट्स का जब प्रिंट मिल जाएगा, या फिर आप लोग एक काम कीजिए ना, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ जब भेजूंगा ना, तो ये साथ में लिखा हुआ भेज दूंगा आप लोगों को, ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है, दिस इज प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में अगर अच्छा पेपर कुछ भी बनता थोड़ा सा, तो आप प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर को क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर लेना। 2 से 3 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जब आएगा तो डेफिनेटली इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, व्हिच आई फील दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ, तो चार्ट जरूर बना के आएगा। इट विल रियली शो अ वेरी गुड साइन टू द चेकर कि आपको आता है, कि आप क्या बोल रहे हो। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? उसके साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ सिंपल एप्लीकेशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इज एब्सोल्युटली स्वाहा एंड खत्म। ठीक है, फिनिश। यही है पूरे चैप्टर में, ठीक है। वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया है। बस आपको मैं एक चीज खाली एड्रेस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग से देख लो, सिर्फ देख लो, ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि ये चैप्टर ऑटोमेटिकली, दिस चैप्टर एंड रेवेन्यू चैप्टर has actually completed our markets chapter also, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ प्राइस परफेक्ट कंपटीशन सिलेबस में है। और आपका परफेक्ट कंपटीशन जब क्योंकि सिलेबस में है, तो आपका परफेक्ट कंपटीशन के ऑलमोस्ट ऑल दी पॉइंट्स आर डन। इट्स जस्ट कि हम लोग अभी समेटने वाले थे हमें इस चैप्टर के साथ पे, और रेवेन्यू चैप्टर के साथ पे आपका मार्केट्स भी खत्म हो गया है। ठीक है, आओ मैं दिखाता हूँ कि मार्केट्स में क्या है। आपको सप्लाई बचेगा आप लोगों के लिए खाली। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है एग्जैक्टली सिमिलर है टू दैट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेशन वाइज। बस चार्ज में थोड़ा फर्क है, चार्ज देखना पड़ेगा आपको। इट इज अ मैटर ऑफ 1 डे क्लास में भी, जहाँ पे हम लोग को शायद, या फिर 2 डे क्लास, अगर हम बहुत जबरदस्ती का जोर बचाए तो सप्लाई में 2 क्लास लग सकता है आप लोग। 2 मिनट हो जाए, खत्म ही हो जाएगा। कितना बजे है? 12 बजे है क्या? सब निकल। देखो, ये मार्केट वगैरह दिया हुआ आपका, आपको मैं डायरेक्टली लेके जाता हूँ कहाँ पे, कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं? परफेक्ट कंपटीशन में। सिंपल, देखना सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कुछ मिस नहीं कर रहा, तो टेंशन मत कर, चला जा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स पढ़ा था क्या आपने? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट कैसा होता है? होमोजेनियस, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फर्म यहाँ पे क्या प्राइस, टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस। प्रिंट किया हुआ भाई, उस रूम में रखा हुआ है, देख उसमें ऑरेंज कलर का फोल्डर है, वहां पे प्रिंट किया हुआ तुम लोग के लिए, सारा का लोग के लिए प्रिंट किया हुआ, कॉस्ट भी किया हुआ, रेवेन्यू भी किया हुआ तुम लोग। कोई ऐसा है जिसको रेवेन्यू का नोट्स नहीं मिला? लेके चले जाएगा आज। ठीक है, ये सब है। ये देखो, देखा देखा लग रहा है क्या ये चार्ट नीचे वाला? सिर्फ आपको ये दिखाने का पर्पस था मेरा। ये देखा देखा लग रहा है क्या, कि यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। इस प्राइस को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? बाजार है, वो एक्सेप्ट कर लेता है प्राइस को। मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आज नहीं कर रहा हूँ मैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको समझदार आप बच्चे हो ना, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर 2 ही सवाल आ सकता है खाली, और ये श्योर शॉट है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये तो ऐसा है ना कि आप लोग
समझ लो, रट्टा मार लो, दिमाग में सेट कर लो, ये दो सवाल में से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर वन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जैसा आपने लिख दिया। उसके अंदर का पॉइंट भी मैं याद करवा दूंगा आप लोग को, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ऐसा। एंड नंबर टू इज हाउ इज अ प्राइस डिटरमाइंड एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि परफेक्ट है सब कुछ, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से होगा, और वही बाजार को प्राइस को क्या कर लेता है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेता है। एंड यू नो, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो ये रहा कांस्टेंट, ठीक है। और आप मुझे बताइए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में ईडी क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि इनफाइनाइट। देखो ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, इनफाइनाइट रहेगा। ये रहा, बस दैट्स अबाउट इट। ये 1-2 मार्क का सवाल आपसे पूछ सकता है खाली, या फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे 4 से 6 मार्क के सवाल इस पे से, दैट्स इट। इतना ही है बस, खत्म। इतना ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको पढ़ना है, ठीक है। दैट इज लाइक 10 मिनट्स ऑफ योर डिस्कशन, चलो चोट मान लो 15 मिनट, ठीक है, राइट। अब आप लोग को मैं सिर्फ एक चीज के लिए खुशी दिलाना चाहता हूँ, देखो एक बार के लिए, सिर्फ आपको हैप्पीनेस के लिए दिखा रहा हूँ बस। देखो, रेड्यूस इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डन। रेवेन्यू डन। उसी में रेवेन्यू में ही हम लोग ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स भी किए थे, अगर आपको याद होगा तो। ये सिर्फ रिक्वायर्स अ रिकॉल, दैट आई विल डू इट इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। अब देखो, सबसे ज्यादा खुशी आपको क्या होगा, मार्केट्स का मैंने बता दिया आपको रेलेवेंस, ठीक है। अब देखो, ये मैंने सिंपल एप्लीकेशन पढ़ा दिया आप लोगों को पूरा का पूरा, चैप्टर खत्म। अब देखो सप्लाई, देखो सप्लाई देख के आपको लगेगा डर, क्यों लॉर्ड सप्लाई क्या है। देखो सप्लाई क्या होता है, वहां पे क्या था, डिमांड क्या था, विलिंगनेस टू डिमांड इन अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ क्वांटिटी एट अ टाइम पीरियड, वही पॉइंट है। मीनिंग देखो, वो याद है, डिमांड का डेफिनेशन याद है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer demands at a particular price during a particular commodity। वही देखो, it refers to the quantity of a commodity that a firm is willing to sell at a particular price during a particular given period of time। वो चैप्टर और इस चैप्टर को एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से बनाया गया है, कि आपको लगे कि डिमांड का रिवीजन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये देखो, टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, याद करो, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है। सप्लाई एंड स्टॉक एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको कराना है खाली। डिटर्मिनेंट्स याद है क्या, पहले क्या था उसमें, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वही यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्रोडक्ट प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, याद है वहां पे भी, अदर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सिडी गुड्स। यहाँ अलग क्या है, जो अलग है उसको डालना तो पड़ेगा ना, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ पे याद है कोई डिमांड सप्लाई को मैंने बनाया था आपको यहाँ पे, उसी तरीके से मैं आप लोग को दिखाऊंगा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, वही मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। फिर क्या आ रहा है आपका, सप्लाई फंक्शन, फिर लॉ ऑफ सप्लाई, यहाँ पे क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब याद करो, ऑब्जर्वेशन याद है, लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का ऑब्जर्वेशन याद है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। फिर सेम प्रपोर्शन में चेंज होता नहीं है, वन साइडेड लव स्टोरी था, सब याद है ना आपको, यही सब सेम पॉइंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सेम, वहां पे नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। वहां पे भी क्वालिटेटिव चेंज था, यहाँ पे भी क्वालिटेटिव चेंज। प्रपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, एंड लॉ इज व्हाट, जो वहां का पॉइंट है सेम एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ये आपने पढ़ा। फिर याद करो, मूवमेंट एंड शिफ्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो डिमांड में है, इसका डिमांड स्ट्रांग है, उसका सप्लाई ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपने एक चैप्टर में 2 चैप्टर कर लिया, और जिसका डिमांड भूल गया है, वो सप्लाई करते वक्त डिमांड को रिवाइज कर सकता है। और भैया एक चीज और बता, थोड़ा अच्छा कर दो ना हम लोग के लिए, हाँ कर देंगे ना, रेवेन्यू सप्लाई के ऊपर वन शॉट है, इस क्लास के बाद शेयर कर देंगे आपको, कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। हो गया तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज के क्लास के बाद में टेक्निकली देखा जाए तो अपना माइक्रो इज एक्चुअली कंप्लीट, बिकॉज सप्लाई है, बट सप्लाई वो अगर किसी को डिमांड अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबका डिमांड स्ट्रॉन्ग रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ टाइम हो गया तो डिमांड, अब स्मार्टनेस देखो, देखो फर्स्ट चैप्टर लोगों को याद रहता है, ठीक है, उसका हल्का सा पीपीसी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, दैट्स अबाउट इट। सेकंड चैप्टर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, कार्डिनल अप्रोच वाला पार्ट, बाई चांस अगर ऑर्डिनल अप्रोच रिवाइज करा तो बता देना मेरे को, कार्डिनल सबका स्ट्रॉन्ग रहता है मेरे हिसाब से। तो चैप्टर नंबर 3 डिमांड है, मेरे को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी मैं सप्लाई में रिवाइज करा दूंगा। सिमिलरली फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आल्सो, मैं यहाँ पे रिवाइज करा तो वहां रिवाइज करा तो बात तो एक ही है, बचा क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि अभी अभी अपने एग्जाम देके समझ आया है। रेवेन्यू मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को ड्यू टू मार्केट्स, हो गया ना पूरा का पूरा माइक्रो रिवाइज। साथ में को वन शॉट का तो मैं फोल्डर आपको भेज दूंगा आज, तो आप लोग कभी भी अपने हिसाब से सबके वन शॉट्स मेरे बनाए हुए, कॉस्ट प्रोडक्शन सबके, उसको मैं भेज दूंगा, आप लोग अपने आनंदमय जीवन से देखते रहिएगा, ठीक है। अब बात है कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, लेट अस डू इट आफ्टर द न्यू ईयर, ताकि you can also enjoy your day, क्योंकि I will not be able to enjoy the day because I have 2 back-to-back law classes for CA Foundation, that's why I'll not be able to take a class। 31st and 1st I'm occupied, तो फर्स्ट सेकंड के बाद अपन क्लास करते हैं ऑफ सप्लाई,
अब मुझे आपको एक लेना है टेस्ट, कब लेना चाहिए डेट बता दो मेरे को, और चैप्टर्स डिसाइड कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से टेस्ट लो। If you tell 5th of January, that's fine for me. If you tell 6th of January, that's fine for me. If you tell 7th of January, that is also fine for me. उससे ऊपर तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेके जाना चाहिए। 7th जैन से पीछे तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 6th डे क्या है? सैटरडे। आई थिंक इट्स परफेक्ट। चैप्टर में डिसाइड करेंगे ना, ठीक है? ओके, तो 6th डे पर फाइनल करते हैं अगले डेट को। 6th को चैप्टर्स बताओ क्या क्या लोगे? माइक्रोवेव बता दो। बोल क्या क्या मन है? प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम के बाद से ही हाँ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू ले लेते हैं, ठीक है? तब तक सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, बस इतना ही है। बस 3 चैप्टर 1 वीक से ऊपर बचा हुआ है, आप लोग पढ़ के टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। या फिर काम करते चलो, थोड़ा और आसान कर देते हैं आपके लिए, ठीक है? प्रोडक्शन कॉस्ट में एक चैप्टर बताओ। कॉस्ट रखता है, कॉस्ट रखते हैं, रेवेन्यू रखते हैं, और ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रख लेते हैं। हैप्पी? खुश? 3 चैप्टर करा रहे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू छोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आपका मार्केट्स को भी रिवाइज करा रहा है, तो रेवेन्यू छोड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। ये चीज कुछ नहीं, मिल जाएगा। क्या स्ट्रेस है? सिलेबस ऑलरेडी खत्म, ऑलमोस्ट होने वाला है। बचा ही बस इंडेक्स नंबर्स बचा हुआ है आप लोग का, वो भी 2 क्लास या 3 क्लास के अंदर मैक्सिमम खत्म कर सकता हूँ। उसमें भी पूरा तो पूछता नहीं इंडेक्स नंबर्स पे लोग, कई सारा पार्ट तो काट ही देता पीछे का, पढ़ाता तो है नहीं अच्छे से। हम्म। या फिर आप मार्केट्स डाल लो उसमें, अगर प्रेडिक्शन क्लियर नहीं डाला, क्योंकि रेवेन्यू के टाइम में मार्केट्स आप ऑटोमेटिकली रिवाइज करोगे परफेक्ट कंपटीशन को, तो वैसे कर लो जैसे सही लगता है। 3 चैप्टर रखना है, 3 चैप्टर रख लो। ये 3, 6 जनवरी 2024, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट है तो मैडम, इको में? पर आज चैप्टर में थोड़ा दिक्कत है, आज वन शॉट भेज देंगे आपको, आपको उससे बहुत फायदा हो जाएगा। कॉस्ट प्रोडक्शन सबका वन शॉट्स बनाया है, सब भेज दूंगा मैं आज आपको बैठ के। क्या भेज दिया? ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे भेज देता है, और आप लोग हम प्लेलिस्ट बना देता है, तो आप लोग वन शॉट्स वगैरह के प्लेलिस्ट बना देता है आप लोगों के लिए, ठीक है? खुश? बस आप लोग अभी 12वीं कक्षा में आने वाले हो भाई, इट्स अबाउट टाइम, मे बी अ मंथ, मे बी 1.5 मंथ्स। ओ आपका तो टाइम है अभी।